भारतीय संविदा अधिनियम बेयर एक्ट में जब आप देखोगे, इससे पूर्व एक सवाल, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 सारभूत विधि है या प्रक्रिया विधि है? क्या आप बोलेंगे कि यह सारभूत विधि है या प्रक्रिया विधि है? सब्सटेंटिव लॉ है, सारभूत विधि है। देखो, जब हम विधि की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर विधि को हम लोग सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, बहुत सारी चीजें आप अलग अलग बुक में पढ़ते रहते हो। लेकिन सामान्य तौर पर हम अगर विधि की बात करें तो विधि के दो पार्ट में आप बांट सकते हो। एक होता है सारभूत विधि और दूसरा होता है प्रक्रिया विधि। सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ और साथ के साथ प्रक्रिया विधि। तो यह है आपका प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो एक तरफ सब्सटेंटिव लॉ और दूसरी तरफ आप प्रोसीजरल लॉ को पढ़ते हैं। सबसे पहले कि सारभूत विधि की अगर हम बात करें तो सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है? सारभूत विधि हम किसको कहते हैं? कोई भी विधि जहां भी पक्षकारों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बताता हो, वो सब के सब सब्सटेंटिव लॉ है। तो किसी भी विधि में जहां भी आप राइट्स एंड ड्यूटीज को देखते हैं तो यहां पर मेन टेस्ट है अधिकार एवं कर्तव्य का होना। जहां भी किसी विधि में राइट्स एंड ड्यूटीज है तो वह सब के सब सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत आएगा। दूसरी तरफ अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत, प्रक्रिया विधि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि ऐसी कोई विधि जहां मौलिक विधि के अधीन जो अधिकार एवं कर्तव्य दिया गया और कोई दूसरा पक्षकार उन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो फिर अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में आप किस प्रक्रिया को फॉलो करोगे या फिर किस प्रकार से ऐसी कोई विधि जिसके माध्यम से हम उपचार प्राप्त करें। तो मुख्य रूप से प्रोसीजरल लॉ जो है इसका टेस्ट है उबी जस इबी रिमेडियम, और रिमेडियम पर बेस करता है। रिमेडियम का मतलब होता है उपचार। ठीक है, तो कोई सी भी विधि जहां भी आपको रिमेडी प्रदान करती है और किस प्रकार से प्रदान किया जाए, ये आप प्रोसीजरल लॉ में पढ़ते हैं। तो यहां पर सब्सटेंटिव लॉ में आप क्या देखते हैं कि कोई विधि जो पक्षकारों के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताता हो, तो पक्षकारों के राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार एवं कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदू विधि में आप देखोगे कि मैरिज होता है, पति और पत्नी के बीच राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। मुस्लिम विधि में भी पति एवं पत्नी के बीच कहीं ना कहीं निकाह के उपरांत बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट होता है। टीपी एक्ट में आपने पढ़ा ही है राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक उसी प्रकार से जब हम भारतीय संविदा अधिनियम को देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका कहीं ना कहीं आपको राइट्स एंड ड्यूटीज के तौर पर मिलेगा। यह एक ऐसा एक्ट है जिसके माध्यम से आप क्या देखते हैं, अधिकार एवं कर्तव्यों को पढ़ते हैं। कहीं भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एक तरह से राइट्स एंड ड्यूटीज ही क्रिएट होता है। जैसे आपका यहां आना और एडमिशन लेना, जो आपने यहां एडमिशन लिया तो एडमिशन क्या है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ, यह ऑब्लिगेशन दोनों ही पक्षकारों का है। कुछ ऑब्लिगेशन आपका है तो कुछ ऑब्लिगेशन संस्था का है। कुछ अधिकार आपके हैं तो कुछ अधिकार संस्था का है। तो इसी वजह से यहां भी हम क्या देखते हैं
कि राइट्स एंड ड्यूटीज कहीं भी हो, हम कोई भी प्रपोजल करते हैं किसी को भी, अगर हमारे उस प्रपोजल को स्वीकार करता है तो प्रपोजल को स्वीकार करते ही आप देखेंगे एक प्रकार का ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। तो इसी वजह से यहां पर हर एक ऑब्लिगेशन, जहां भी आप दायित्व की बात करते हैं तो हर एक ऑब्लिगेशन कहीं ना कहीं सारभूत विधि के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसी वजह से जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज जिस विधि में भी हो वह सबके सब सारभूत विधि है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका एक प्रकार से सारभूत विधि है, सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले इनएक्टमेंट नंबर धारा 1 से ठीक ऊपर यहां पर आप देखेंगे बेयर एक्ट में एक डेट है 25 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल 1872, और दूसरी तरफ है 1872 का अधिनियम संख्यांक इनएक्टमेंट नंबर 9। ठीक है। तो दो चीजें, एक तो 25 अप्रैल 1872 और 1872 का अधिनियम संख्यांक 9। प्री में जब आप देखोगे तो छोटे छोटे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हर एक छोटे से छोटे फैक्ट को आपको देखना है, याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले इनएक्टमेंट नंबर 9 25 अप्रैल 1872 जो बेयर एक्ट में राइट साइड में सेक्शन 1 से ठीक ऊपर आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं इनएक्टमेंट डेट। इनएक्टमेंट डेट, इनएक्टमेंट का मतलब होता है अधिनियमन की तिथि, और यूं कहें तो अधिनियमन का मतलब होता है कानून बनने की तिथि। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन के आपका तैयार हो चुका था कब? 25 अप्रैल 1872 को। दूसरी तरफ जो यहाँ पे अधिनियम संख्यांक 9 है, ये छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स के लिए केवल याद रखना है, ये ठीक है। इनएक्टमेंट नंबर 9 अभी तो वर्तमान में आप लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अभी आप लोगों ने पढ़ा है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब था उससे पूर्व। तो अगर आप देखेंगे तो 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराना वाला भी बना था, और 1872 में ही भारतीय संविदा अधिनियम भी बना। दोनों 1872 का, लेकिन दोनों के इनएक्टमेंट नंबर में अंतर आपको दिखेगा। पुराने वाले का इनएक्टमेंट नंबर 1 और इसका इनएक्टमेंट नंबर 9, नए वाले का इनएक्टमेंट नंबर 47 सीधा अच्छी बात है याद रहेगा 47। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इनएक्टमेंट नंबर 9 देखते हैं तो एक्चुअल में यह एक सीरियल नंबर है, क्रम संख्या। ठीक है। 1872 में और भी कानून बने जिसमें हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी देखते हैं जिसका सीरियल नंबर 1 था। इससे साफ जाहिर है, और उसका इनएक्टमेंट डेट देखोगे तो क्या था पुराने वाले का, तो उसका अगर हम देखें तो 15 मार्च को इनएक्ट हुआ था, और यह इनएक्ट कब हो रहा है? 25 अप्रैल। इससे साफ जाहिर है कि इसका निर्माण और उसका निर्माण दोनों का 1872 में हुआ, लेकिन वह बना 15 मार्च को, यह बना 25 अप्रैल को। तो यह बाद में बना, तो इसकी क्रम संख्या भी बाद में आएगी। तो इसकी क्रम संख्या क्या हो गया? 9। सीरियल नंबर, जैसे कोर्ट में सूट फाइल करते हो तो वहां भी सूट नंबर मिलता है, थाने में एफआईआर कराते हो तो वहां भी एक एफआईआर नंबर मिलता है।
ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, एक प्रकार से इनएक्टमेंट नंबर और साथ के साथ इनएक्टमेंट डेट को देखते हैं तो 25 अप्रैल 1872 को बनकर तैयार हुआ। अब इसकी प्रस्तावना को देखें, ठीक है, तो प्रस्तावना कहता है, मतलब उद्देशिका भी इसको बोलते हैं, उद्देशिका, ठीक है, दोनों एक ही बात है। कहता है कि संविदा विधि से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, अतः एतद द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। शब्दों पे ध्यान देना, तो क्या कहता है कि संविदा से संबंधित विधि के कतिपय भागों को, विधि के कतिपय भागों को, विधि के कतिपय भागों को, शब्द लिखा है परिभाषित और संशोधित करना, परिभाषित और संशोधित करना, परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है, समीचीन है। अब इस आधार पे, चूंकि पहले भी आप लोग, जो लोग टीपीए सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े हैं, इस आधार पे आप लोग बताना कि भारतीय संविदा अधिनियम, ऑप्शन है ए पूर्ण विधि है, पूर्ण विधि है, और ऑप्शन है बी पूर्ण विधि नहीं है। तो यहां पर जो शब्द लिखा है कि संविदा से संबंधित विधि के कतिपय, कतिपय भाग का मतलब होता है कुछ पार्ट को ही, सबको नहीं। कतिपय का मतलब ही होता है कि कुछ ही भाग को, कुछ ही भाग को परिभाषित करती है। संविदा से रिलेटेड सारी चीजों को रेगुलेट नहीं करती है। जैसे आप देखेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में भी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए एक अलग एक्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम। जब आप चेक वगैरह किसी को इशू करते हैं तो वहां भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए अलग विधि बनी है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ट्रस्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए अलग विधि है, ठीक है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए अलग विधि है। तो इसीलिए यहां पर कहता है कि यह हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहां नहीं पढ़ेंगे। कहता है कि विधि के कुछ ही भागों को यहां पर परिभाषित किया गया है और संशोधित करना समीचीन है। समीचीन मतलब उचित है। तो कुछ ही भागों को परिभाषित और संशोधित किया गया। हमने क्या बताया कि 1872 से पूर्व की जो स्थिति थी, उस समय क्या लागू होता था? लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स रूल। उससे भी पहले क्या लागू होता था? पर्सनल लॉ। हिंदुओं का अपना पर्सनल लॉ, मुस्लिम विधि का अपना पर्सनल लॉ। इसके अलावे बाद में चेंजेस आया और लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स रूल लागू किया गया और उसके बाद फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन गया। तो यहां पर जो आप देखते हो परिभाषित और संशोधित, तो उस समय जो भी विधियां मौजूद रही होंगी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, चाहे हिंदू विधि में हो, मुस्लिम विधि में हो, तो उसमें से भी कुछ चीजों को यहां पर अमेंडेड फॉर्म में, मतलब संशोधित रूप में स्थान दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। समझ में आ रही बातें? जो भी विधि अलग अलग जगह पे थी, यहां पे क्या किया? इसको परिभाषित किया। अब विधि के कतिपय भागों को परिभाषित करना, जैसे आप देखते हैं प्रस्ताव की परिभाषा दी गई, स्वीकृति की दी गई, प्रतिफल की दी गई, करार की दी गई, संविदा की दी गई। तो कुछ ही भागों को यह परिभाषित करता है और साथ के साथ संशोधित भी करता है, मतलब अमेंडेड फॉर्म में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहां पर स्थान दिया गया। तो एक तो यह है, इससे साफ जाहिर है कि यह विधि क्या होगा? पूर्ण विधि नहीं है। कोई पूछेगा कि कहां लिखा हुआ है कि पूर्ण विधि नहीं है, तो आप इसी को बताओगे कि संविदा से संबंधित विधि के कतिपय भागों के बारे में यह परिभाषित करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पूर्ण विधि
नहीं है।